पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको क्या करा रहे हैं बेटा? इमरजेंसी करा रहे हैं, बोल दो, कोई चिंता की बात नहीं। इमरजेंसी में हमने आपको कौन कौन सी इमरजेंसी करा दी? नेशनल इमरजेंसी करा दी और प्रेसिडेंट रूल करा दिया। और अब हम टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? प्रेसिडेंट रूल में हम रूल ऑफ जुडिशियल रिव्यू पढ़ने जा रहे हैं। ये मैंने जो लिखा है, ये क्या लिखा है? कोई अंदाज़ा लगा दे तो बता दे। ना तो ये रोल के स्पेलिंग है, मैं खुद बोलूँगा, ना तो ये रोल के स्पेलिंग है, ना ये सोप के स्पेलिंग है, ये स्कोप है। इसमें से मैंने सी जो है वो गायब रखा था आपका IQ लेवल चेक करने के लिए, और आपने ये गैस कर दिया तो मैंने सी लगा दिया। टीचर्स ऑलवेज ऐसा करते हैं। तो ये स्कोप है, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और पढ़ाते पढ़ाते अगर मैं इसमें ऐसे टिक्स लगाऊं तो आपको और डायनेमिज्म फील होगा। जैसे कुछ स्टिल पेपर सी, हिंदुस्तान टाइम का एक क्लिप लिया, उसी को चैनल पे चलाना शुरू कर दिया, उसमें वर्ड्स पे सर्कल बनाने शुरू कर दिया, ऐसे करना शुरू कर दिया, डॉट लगा के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, टिक्स लगा रहे हैं, 2 टिक्स लगा रहे हैं। व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ स्टडी? ना टीचर की शक्ल, ना एक्सप्रेशन, कुछ नहीं, बस यही चल रहा है। चलो, ऐसा नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को समझते हैं। देखिए अमनदीप सिंह तूर, जुडिशियल रिव्यू के स्कोप को समझना बहुत ज़रूरी है जब हम इमरजेंसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वैसे जो कल्पना करता है वो कल्पना करता है एक फेडरल सिस्टम की, फंक्शनली फेडरल सिस्टम की हम कल्पना करते हैं। ऐसे में इन प्रोविजंस का नाम ही इमरजेंसी है। इमरजेंसी का मतलब ये है कि जो यूजुअल सिस्टम है कंट्री का, इट इज़ वेरी मच डेमोक्रेटिक। यूजुअल सिस्टम इज़ डेमोक्रेटिक, यूजुअल सिस्टम इज़ अ फेडरल। यूजुअल सिस्टम में फंडामेंटल राइट्स आर वेरी मच प्रिस्टीन, वेरी मच प्रिस्टीन। दे आर द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ऐसे में जब हमने उन सब चीज़ों को बर्खास्त करने का काम किया, नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स बर्खास्त हुए, प्रेसिडेंट रूल के दौरान स्टेट और सेंटर के रिलेशन तकरीबन बदल गए पूरी तरह से, स्टेट्स की अथॉरिटी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव स्फेयर में और फाइनेंशियल स्फेयर में काफ़ी हद तक एनक्रोच हो गई ज़बरदस्त तरीके से। इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो ये एक अंडरस्टैंडिंग उभर करके आती है कि ये समय इमरजेंसी का समय। इट इज़ नॉट द फैशन ऑफ द कंट्री, इट इज़ नॉट द यूजुअल प्रोसेस, इट इज़ नॉट द ऑर्डर ऑफ द कंट्री, इट इज़ एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन का मतलब ही यहाँ पर है इमरजेंसी। ओके, तो फिर जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के डिफेंडर के तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर के तौर पर, आपके फंडामेंटल राइट के गारंटर के तौर पर हमने सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी लगा रखी है कि कोर्ट को इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन का या राइट्स का हनन ना हो जाए, बेसिक फीचर चेंज ना हो जाए। इसके लिए जुडिशरी हर बार देखती रहती है कि कहीं इमरजेंसी की जो प्रोविजंस हैं, जो ताकतें हैं, चाहे वो नेशनल है या प्रेसिडेंट रूल है, ये आर्बिट्रेरी मैनर में यूज़ तो नहीं हुआ है। आर्बिट्रेरी मतलब कि जिसका कोई आधार ना हो, जो एक्सट्रेनियस हो, इरेशनल हो, इलॉजिकल हो, मालाफाइड हो, जो बेसलेस हो, तो ऐसा तो नहीं है कि इस बेसिस पे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करना जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जुडिशरी इस चीज़ में अपने लिए हमेशा प्रयास करता रहता है। उसी के तहत हमें देखना है कि आपको पता होना चाहिए कि थर्ड नेशनल इमरजेंसी जो लगी थी ड्यूरिंग द 1975 जून, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर लगी थी, इंदिरा गांधी के समय में लगी थी, और वो आज दिन तक की सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर्स इमरजेंसी रही है क्योंकि उसमें सिविल राइट्स का हनन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ था। उसमें बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ कमिट की गई, उसमें पॉलिटिकल अटैक्स बहुत ज़बरदस्त हुए। पॉलिटिकल अटैक्स मतलब जो ओपोनेंट्स थे, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, उनका हरासमेंट हुआ, उनको इम्प्रिजन भी किया गया, उनकी सिविल लिबर्टीज़ को भी हाई लेवल पर इंक्रोच किया गया। इसकी वजह से उसकी जांच करने के लिए जो इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद 1977 में नई सरकार बनी थी जनता पार्टी की, उन्होंने शाह कमीशन का गठन किया था और शाह कमीशन ने ये कहा था कि हाँ, कि जो 1975 की इमरजेंसी थी वो वारंटेड नहीं थी, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो अनवारंटेड थी, वो बेवजह ही लाई गई, ज़रूरत नहीं थी, ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते थे। इसलिए फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ला करके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से परिवर्तन किए गए ताकि इमरजेंसी को एक डेडलीस्ट वेपन ना बना दिया जाए पॉलिटिकल ऑपोजिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, कि आप पॉलिटिकली ऑपोजिशन में हैं किसी के, आपको उन पार्टीज़ का आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, बट यू आर इन द गवर्नमेंट, तो आप उसको एक वेपन के तौर पर यूज़ कर लें सामने वाली पार्टीज़ को, डेमोक्रेसी को और कंट्री के बेसिक फीचर को हार्म करने के लिए। इस चीज़ के विरोध में ये ना हो सके कि ऐसी शक्तियों का उपयोग हो जाए इमरजेंसी का, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इस समय में 1975 जून के समय में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 38 1975, जिसके तहत ये कोशिश की गई थी उस समय में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन पे लगता है, कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हैं गवर्नर की रिपोर्ट से कि हाँ ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा,
या प्रेसिडेंट बिना गवर्नर के रिपोर्ट के भी खुद भी अपने लेवल पर सेटिस्फाई है कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल हो गया है, तो प्रेसिडेंट अपनी सेटिस्फेक्शन के बेसिस पर प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम कर सकता है। ये बट ऑब्वियस ही बात है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही काम करेगा। इट इज़ सो बट ऑब्वियस फैक्ट, प्रेसिडेंट अपने लेवल पे नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट का यहाँ पर सेटिस्फाई होने का मतलब केंद्र सरकार का सेटिस्फेक्शन है। लेकिन 35th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में 35th कह रहा हूँ, 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने उस समय में ये चीज़ प्रेजेंट की कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है वो फाइनल है और कंक्लूसिव है। प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन फाइनल है, कंक्लूसिव है। ये 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किया, प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन को फाइनल और कंक्लूसिव बना दिया। फाइनल है, कंक्लूसिव ये है कि इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, इस पर फर्दर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, इसकी सत्यता को किसी तरह से प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है और यह अंतिम है बस। मतलब कि इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। एक तरह से 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 का ये मानना था कि किसी भी तरह से प्रेसिडेंट रूल की अगर हम बात करें, और इसी अमेंडमेंट एक्ट नेशनल इमरजेंसी को भी यही कहा था कि इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, तो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन को फाइनल एंड कंक्लूसिव किया गया। लेकिन बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इसे फाइनल और कंक्लूसिव नहीं बताया। ये बताया गया कि प्रेसिडेंट रूल पूरी तरह से जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है, इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और बाद में मिनर्वा मिल केस में 1980 में भी कोर्ट ने यह पुख्ता किया कि हाँ, प्रेसिडेंट रूल जो है वो एक तरह से जुडिशियल रिव्यू के अंदर कवर होता है। इसे आप जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं कर सकते हैं वाया 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बात क्लियर हुई? 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना। अब उसी के तहत जब ये जुडिशियल रिव्यू के घेरे में है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारे देश का, एस.आर. बोम्माई केस 1994 का। देखिए, आप सब जानते हैं कि 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था और उसके बाद से ही बहुत बड़े पैमाने पर देश में एक तनाव फैल चुका था, एक कम्युनल डिस्ट्रेस फैल चुका था पूरी कंट्री में। और आप जानते होंगे कि इस समय में मैंने आपको पढ़ाया, प्रेसिडेंट रूल के समय में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ की सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया गया था। ऐसा माना जा रहा था कि ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कुछ संगठन, जैसे कि आरएसएस पर यह आरोप लगाए गए थे और सेकुलर फैब्रिक को हार्म पहुंचा रहे हैं, इसलिए इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था उस समय में देश की कांग्रेस की सरकार के द्वारा। आई बात समझ में? ऐसा लगा जैसे इस टावर पे गिरने वाली है ना, फीलिंग बिजलियाँ कड़क चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम से पड़क पड़क तक फीलिंग हुई। तो ऐसा लगा, ये दूरदर्शकों को बता दूं कि बाहर बिजली कड़क रही है। देखिए, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से अगर हम इस दिशा में देखें तो ये ईस्ट है, ओके, और ये ईस्ट है तो नेचुरल सी बात है कि वेस्ट है, और वेस्ट से पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ये फेमस है, यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं। ये बिजली का कड़कना बहुत इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन पर्पस के लिए, और उसी की वजह से जब एटमॉस्फेयर में उस नाइट्रोजन की अमाउंट बढ़ेगी जो कि गेहूं की फसल के लिए उपयोगी है, तो इससे अब इस बिजली के कड़कने से गेहूं की फसल पर दाना बेहतर आएगा। यदि किसी वर्ष यह बिजली कम कड़के और वर्षा कम हो तो गेहूं की फसल पे उतना दाना नहीं आ पाता है। वही बिजली अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कड़की है, तो हमने उसी की बात की थी। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बरसातें जो हैं ये मेडिटेरेनियन सी का पानी है, ये मेडिटेरेनियन सी यूरोप से आती हैं और यहाँ तक होती हैं, यहाँ से भी आगे होती हैं भारत में। इसके लिए आप हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर सुनिए आप भी, इसलिए हमने रोका। वापस से पॉलिटी पर आ जाते हैं, ओके। तो पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में मैं यही कह रहा था कि एस.आर. बोम्माई केस में उस समय में फिर वहाँ पर ऐसा माना गया कि सेकुलर फैब्रिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इन राज्यों में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं कुछ जो इस तरह की रिलीजियस एक्टिविटी कर रही हैं जो सेकुलर फैब्रिक को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो ये प्रेसिडेंट रूल इज़ जेन्युइन, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। उस समय की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में आरएसएस एक्टिविटीज़ की वजह से। क्लियर हो गई बात? और एस.आर. बोम्माई केस ने फिर ये क्लियर कर दिया था कि जुडिशियल रिव्यू होगा प्रेसिडेंट रूल का, और उन्होंने बहुत सारी रेक्टिफिकेशंस कर दी हैं। अब हम रेक्टिफिकेशंस को पढ़ते हैं, ओके। चलें स्टार्ट करें कि बोम्माई केस के पास क्या क्या रेक्टिफिकेशंस है। हर बार जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, जब हंग असेंबली हो जाए या पूरी तरह से
किसी को भी मेजॉरिटी ना मिली हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उस समय में हमेशा अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो बम्बई केस की बात करती हैं। वो कहते हैं कि सरकार को बम्बई केस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए और उसमें जो कोर्ट के जजेस ने कहा था उसे फॉलो करें। क्या है वो? प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन जुडिशियल रिव्यू। तो साफ साफ कहा गया है कि प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट इट इज़ सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। तो एसआर बम्बई केस में ये क्लियर कट पुख्ता कर दिया गया है कि ये जुडिशियल रिव्यू के घेरे में आता है प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन। ओके, तो अब आपसे सवाल पूछा जाए तो एकदम टेंशन फ्री होकर के जवाब दें, क्या प्रेसिडेंट रूल जुडिशियल रिव्यू के घेरे में आता है? यस आता है। अमेंडमेंट के वाया पूछा जाए तो इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पुख्ता किया है और उसके बाद एसआर बम्बई केस ने इसको दोहराया है। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट सेटिस्फैक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन को फाइनल एंड कंक्लूसिव कर दिया, लेकिन एसआर बम्बई केस कहता है कि जो सेटिस्फैक्शन है वो रेलेवेंट मटेरियल पे बेस्ड होनी चाहिए। प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन जो है वो किसी रेलेवेंट मटेरियल पे बेस्ड होनी चाहिए और मटेरियल का रेलेवेंस इस ग्राउंड पर चेक होगा कि क्या वाकई में आर्टिकल 356 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया था उस राज्य में, क्या वाकई में आर्टिकल 365 के तहत वो स्टेट सेंटर की डायरेक्शंस के साथ कंप्लाई करने में या सेंटर की डायरेक्शंस को इफेक्टिव बनाने में चूक रहा था, और ये देखा जाएगा कि वाकई आर्टिकल 355 के तहत सेंटर इस बात को इंश्योर कर रहा है कि स्टेट की जो मशीनरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चले, और उसे लगा है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, इसलिए उसने 356 का यूज़ किया। तो इन चीज़ों को चेक करते हैं, अगर जो मटीरियल इन चीज़ों के साथ इन सिंक है, इनके साथ कंक्लूड हो रहा है तो वो रेलेवेंट है, अदरवाइज वो इरेलेवेंट है। तो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन फाइनल और कंक्लूसिव तब है अगर वो रेलेवेंट मटेरियल पर बेस्ड है, तो वो फाइनल और कंक्लूसिव नहीं है, उसे जुडिशियल रिव्यू के घेरे में लाया जाएगा। अगर वो रेलेवेंट मटेरियल के बेस पे है तभी प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन काउंट होगा। प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए, वो सेटिस्फैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन तभी सेटिस्फाई होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस पर्पज़ के लिए प्रोविज़न दिया है वैसे ग्राउंड्स खड़े हो जाएं, और वैसे ग्राउंड्स अगर खड़े हो जाएंगे तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगाना ही अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, इट इज़ संवैधानिक। समझ। और प्रेसिडेंट, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसे ग्राउंड्स दिए वैसे ग्राउंड्स बने ही नहीं है फिर भी आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही ये देख रहा है कि वो ग्राउंड्स आए ही नहीं थे, फिर भी राष्ट्रपति शासन लगा है, ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ये बातें कौन करता है? जुडिशरी। प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता नहीं है ना, किताबें तो बोलती नहीं है ना, वही बोलेंगे ना जो किताबों में है, तो वो बोलते हैं। आई बात समझ में? डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट है बर्डन लाइज ऑन द सेंटर। अब अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मटीरियल रेलेवेंट है कि नहीं है। प्रेसिडेंट रूल जेन्युइन है, रेलेवेंट है, मतलब रैशनल है, लॉजिकल है, इस सारे पर्पस को प्रूव करने का ओनस सेंटर पर है, ना कि उस स्टेट पर है। यानी कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाली कि वो ये प्रूव करे कि भाई ये प्रेसिडेंट रूल गलत है, जिम्मेदारी केंद्र पर डाली गई है कि बर्डन आप पे आता है कि आपको ये प्रमाणित करना है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो जायज़ है। ओके, तो सेंटर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। और सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कोर्ट विल गो फॉर द रेलेवेंस ऑफ द मटेरियल, यानी कि कोर्ट जब सेंटर पर यह बर्डन डाला गया है कि वो ये प्रूव करे कि हाँ रेलेवेंट मटेरियल के बेसिस पर ही प्रेसिडेंट रूल लगा है, प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन रेलेवेंट मटेरियल पर बेस्ड है, तो सेंटर वहाँ पर कोर्ट में ये प्ली नहीं लगा सकता कि हमारा मटेरियल बहुत ही करेक्ट है और एडिक्वेट है। एडिक्वेट मटेरियल दे दिया हमने और मटेरियल करेक्ट है, तो मटेरियल की करेक्टनेस और एडिक्वेसी पे नहीं जाएगा कोर्ट कभी भी कि मटेरियल कोई करेक्ट है या मटेरियल एडिक्वेट है, इसके बेसिस पर प्रेसिडेंट रूल जेन्युइन है। नहीं, करेक्टनेस और एडिक्वेसी का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है मटेरियल बिल्कुल करेक्ट हो कि बिल्कुल सच्चा मटेरियल है, उसकी प्रमाणिकता है पूरी कि हाँ मटेरियल सच्चा मटेरियल है, ठीक है। जैसे आप ये कहें कि मैंने जंगल में शेर देखा, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपने जंगल में शेर देखा, और आप साथ में ये कहें कि भाई हाँ वो जो शेर है वो पूरा फुल फ्लेजेड एक अच्छी मात्रा में अच्छा खासा शेर था कि किसी आदमी को मार सकता है, इससे ये कंक्लूड नहीं होता कि भैंस इस वजह से मरी, भैंस इस वजह से मरी। आपने जंगल में शेर देखा, आपने अच्छा खासा शेर देखा, बट इससे ये कैसे कंक्लूड हुआ कि भैंस जो है वो इसी वजह से मरी। ये भैंस शब्द आज मुँह में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं भैंसिया बोलता हूँ। समझ में आई बात? इससे ये तो प्रमाणित नहीं हो रहा कि भैंसिया इसी वजह से मरी। समझ आई? तो प्रमाणित किससे होगा? मटीरियल रेलेवेंट हो। 3 चीज़ें बताओ, मैंने जंगल में शेर देखा, शेर अच्छा खासा देखा, और मैंने उसे भैंसिया को झपट्टा मारते देखा, इसका मतलब वो भैंसिया उससे मरी है।
तो कोर्ट कहता है कि मेरे को उस प्रमाण की करेक्टनेस पे नहीं जाना, उस मटेरियल की एडिक्वेसी पे नहीं जाना कि वो काफ़ी एडिक्वेट मटेरियल दे दिया, काफ़ी करेक्ट मटेरियल दे दिया, मुझे उसकी रेलेवेंस में जाना है, क्या वो रेलेवेंट है कि नहीं है प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। अगर वो इररेलेवेंट है तो मैं प्रेसिडेंट रूल को वहाँ पर बर्खास्त कर दूंगा, वो मालाफाइड एक्सट्रेनियस ग्राउंड पर नहीं होना चाहिए, रैशनल ग्राउंड पर, इररेलेवेंट ग्राउंड पर नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट विल गो फॉर द रेलेवेंस ऑफ द मटेरियल, नॉट फॉर द करेक्टनेस और एडिक्वेसी ऑफ द मटेरियल। आई बात समझ में। और जब यह प्रमाणित हो गया कि वो इररेलेवेंट था, इररेलेवेंट मटेरियल है और इररेशनल ग्राउंड पर, एक्सट्रेनियस ग्राउंड के ऊपर, मालाफाइड ग्राउंड के ऊपर आपने ये प्रेसिडेंट रूल लगाया है, तो कोर्ट हैज़ द पावर टू रीस्टोर द डिसमिस्ड स्टेट गवर्नमेंट और असेंबली। तो फिर कोर्ट के पास पूरी पावर है कि जो स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड कर दी गई थी ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, कोर्ट उसको रिस्टोर कर दे। और कोर्ट के पास ये पूरी ताकत है कि जो भी असेंबली वहाँ पर या तो सस्पेंड कर दी गई थी और या असेंबली डिसॉल्व कर दी गई थी, कोर्ट उसको भी रिस्टोर कर दे। तो असेंबली सस्पेंड या डिसॉल्व हो जाती है प्रेसिडेंट रूल के दौरान, वो रिस्टोर हो जाएगी। और जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट, ये भी रिस्टोर हो जाएगी। अगर आप ये कहें कि किसी राज्य में केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, कोर्ट में ये प्रमाणित हो गया कि राष्ट्रपति, जैसे कि उत्तराखंड में हुआ था, नैनीताल हाईकोर्ट ने ये जवाब रिप्लाई दिया, वहाँ पर बीजेपी ने अपनी सरकार बैठा दी थी, कांग्रेस की सरकार वहाँ पर ख़त्म हो गई थी, कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, वापस से वही सरकार बहाल हो गई जो पहले वाली थी, और वही वाला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहाल हो गया जो पहले वाला था। कोर्ट के पास इतनी शक्ति है, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल और कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसोल्यूशन, पार्लियामेंट्री अप्रूवल। क्या मतलब है, प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट रूल के तहत दो शक्तियां हैं। पहली शक्ति ये होती है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को या तो सस्पेंड कर दे। सस्पेंड करने का मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट कर रही है, अभी हालिया फिलहाल के लिए वो सस्पेंशन में है, जब प्रेसिडेंट रूल खत्म होगा वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को आप डिसॉल्व भी कर दो। डिसॉल्व कर दो मतलब कि जब प्रेसिडेंट रूल खत्म होगा तो वहाँ पे चुनाव फिर दोबारा होंगे, वो वाली असेंबली वापस से रिस्टोर नहीं होगी, वो डिसॉल्व भी हो चुकी है। तो या तो प्रेसिडेंट उसको सस्पेंड कर देता है या डिसॉल्व कर देता है। आई बात समझ में लेजिस्लेटिव असेंबली को। अब यहाँ पर एसआर बोमाई केस ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। रिस्ट्रिक्शन ये है कि जब प्रेसिडेंट एमरजेंसी को जब प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेम करता है, तो वो उसकी घोषणा को, उस प्रेसिडेंट रूल को 2 महीने के अंदर अंदर, 2 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए। 2 महीने के अंदर अंदर, जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी को प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया कि प्रेसिडेंट रूल लग गया, इसको 1 फरवरी फिर 1 मार्च तक 2 महीने के अंदर अंदर इसको पार्लियामेंट के भी दोनों हाउसेस से अप्रूव होना जरूरी है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ। मान लीजिए कि 2 महीने का ये जो समय है, जिस समय तक अप्रूवल पेंडिंग है पार्लियामेंट की, इस समय तक प्रेसिडेंट की शक्तियों को सीमित किया गया। वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट की, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर को, आई बात समझ में, वो सिर्फ और सिर्फ उसको सस्पेंड कर सकता है, डिसॉल्व नहीं। यानी कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल से पहले, जब तक प्रेसिडेंट रूल को पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं मिलती, जिसका कि समय 2 महीने का है, जब तक प्रेसिडेंट रूल को पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं मिलती, तब तक प्रेसिडेंट के पास उस पर्टिकुलर राज्य की, जिस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया है, उसकी विधानसभा को सस्पेंड करने का, बर्खास्त करने का अधिकार है, उसे डिसॉल्व करने का, भंग करने का अधिकार नहीं है। आप उस विधानसभा को भंग नहीं कर सकते, आप उस विधानसभा को बर्खास्त कर सकते हैं। भंग करने का अधिकार मिलेगा केवल और केवल अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया प्रेसिडेंट रूल, फिर प्रेसिडेंट के पास शक्ति आ जाती है कि उस विधानसभा को भंग करे या बर्खास्त करे। बर्खास्त माने सस्पेंशन, भंग, डिसॉल्व माने भंग। आई बात समझ में। और अगर कहीं गलती से प्रेसिडेंट रूल को डिसअप्रूव कर दिया, पार्लियामेंट ने डिसअप्रूव कर दिया, तो फिर तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा सस्पेंड की हुई थी प्रेसिडेंट ने, वो तो फिर रिस्टोर हो जाएगी, तो रिस्टोर हो जाएगी, सरकार भी रिस्टोर हो जाएगी। आई बात समझ में। वही यहाँ पर कहा गया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसोल्यूशन का मैटर क्या है, इट इज़ पेंडिंग टू द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। सस्पेंशन कर सकते हैं, डिसोल्यूशन नहीं कर सकते। 2 महीने का समय होता है प्रेसिडेंट रूल को पार्लियामेंट से अप्रूव कराने का, और 2 महीने के अंदर अंदर अगर आपने अप्रूव करा लिया मान लीजिए, तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं करा पाए तो वो तो फिर प्रेसिडेंट रूल ही खत्म हो जाएगा। और जैसे ही वो नहीं अप्रूव होता है, डिसअप्रूवल की परिस्थिति में, वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपने सस्पेंड की थी वो वापस से रिस्टोर हो जाएगी। सरकार जो वहाँ की बर्खास्त की थी आपने स्टेट गवर्नमेंट, वो वापस से रिस्टोर हो जाएगी। और अगर 2 महीने का ये जो समय है, इस समय के अंदर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा को आप ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड कर सकते हैं, उसे डिसॉल्व नहीं कर सकते। वो डिसोल्यूशन तभी आएगा जब पार्लियामेंट से एक बार प्रेसिडेंट रूल को अप्रूवल मिल जाएगा। यह एसआर बोमाई केस ने कहा है, इसके पहले ऐसा नहीं था।
आई बात समझ में? एक लेवल पे और रिस्ट्रेन लगा दिया प्रेसिडेंट रूल के ऊपर। सेकुलरिज्म, राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट गवर्नमेंट्स इस बात का ख्याल रखें कि सेकुलरिज्म बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कहीं किसी राज्य में सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया गया तो ये माना जाएगा कि ये स्ट्रांगली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट जा रहे हैं, और ऐसे में फिर केंद्र को शक्तियाँ मिल जाती हैं राष्ट्रपति को कि वो आर्टिकल 356 के तहत आप पर राष्ट्रपति शासन लगा दें। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 356 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चलना है। आई बात समझ में? कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, देखिए मोस्टली क्या होता है कि गवर्नर का जो रोल है एज अ एजेंट ऑफ सेंटर, एज एन एजेंट ऑफ सेंटर, जो गवर्नर का एक रोल है उसके तहत क्या हो जाता है कि जब गवर्नर को ये दिखने ही लग जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि प्रेसिडेंट की तरफ से उसे कमांड आ जाती है, जब ये दिखना ही शुरू हो जाता है कि हाँ यहाँ पर अब जिस पार्टी की सरकार थी उस पार्टी के कुछ एमएलए हमने तोड़ लिए हैं या तोड़ने वाले हैं 2 दिन के अंदर, तो अब ये उस हाउस में माइनॉरिटी में आ जाएंगे, मेजॉरिटी में नहीं रहेंगे, इनके मेंबर कम हो जाएंगे, तो पहले ही गवर्नर जो है मान लीजिए कि उस मंत्रियों को, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बर्खास्त कर दें, सस्पेंड कर दें, समझ आई, उसको बर्खास्त कर दें, ये मान करके कि हाँ ये माइनॉरिटी में आने वाले हैं, और फिर वहाँ पर चुनौती दे दी जाए कि भाई अब आप फ्लोर टेस्ट करा लीजिए जिस भी किसी के पास मेजॉरिटी है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि पहले ही जब आप उस पार्टी के नेताओं को यानी कि उस सरकार को बर्खास्त कर रहे हैं, तो इसका ग्राउंड मैंने पहले कई बार समझाया कि फिर जब आप एमएलएस को तोड़ते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, क्योंकि उनके पास ये आधार होता है कि उनका मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, उनकी सरकार तो अब जाने ही वाली है, ये तो गिरने ही वाली है, और ऐसे में ये लोगों की नई सरकार बनेगी इस पार्टी की, और ये लोग मंत्रालय ऑफर कर रहे हैं, तो बेहतर है इन्हीं के साथ आकर के जुड़ा जाए। तो यहाँ पर एसआर बोमाई केस ने कहा स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में कि जो स्टेट लेवल पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसकी मेजॉरिटी को टेस्ट अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ वो उस स्टेट असेंबली के फ्लोर पे टेस्ट होगा। स्टेट गवर्नमेंट जो भी बनी है, जिस भी किसी पार्टी की है, उस पार्टी के पास मेजॉरिटी है कि नहीं, उस स्टेट गवर्नमेंट के पास उस हाउस का कॉन्फिडेंस है कि नहीं, तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है या कॉन्फिडेंस प्रूव करने की बात है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली होगा। जब तक उस फ्लोर पर ये प्रूव ना हो जाए कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी कि वो जो गवर्नमेंट है वो उस हाउस में कॉन्फिडेंस लूज़ कर गई है और वो माइनॉरिटी में आ चुकी है, यानी कि उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो चुका है, वो अपना कॉन्फिडेंस प्रेजेंट नहीं कर पाए, मेजॉरिटी में खुद को प्रमाणित नहीं कर पाए, तब तक मिनिस्ट्रीज़ को बर्खास्त नहीं कर सकते गवर्नर। विदाउट फ्लोर टेस्ट मिनिस्ट्रीज़ को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। अगर फ्लोर टेस्ट होने पर यह प्रूव हो जाता है कि हाँ अब ये माइनॉरिटी में आ गए हैं, अब इनके पास मेजॉरिटी कमांड नहीं है इस हाउस में, तो हाउस का कॉन्फिडेंस फिर इन पर लूज़ हो गया, इसका मतलब फिर तो ऑब्वियसली वो सरकार में नहीं रहेंगे। लेकिन ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ किसी होटल में नहीं होगा। पहले होटलों में बैठ करके मांडवली हो जाती थी, वहीं पे डिसीजन हो जाते थे, वहीं पे हो जाता था इतने एमएलए मेरे तरफ, इतने एमएलए मेरे तरफ। ना ये बसेस में होगा, ना होटल्स में होगा, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगा, सबको फ्लोर पे पहुंचना है। और जब तक फ्लोर पे ये प्रूव नहीं होता है तब तक उन मिनिस्टर्स को अनसीटेड नहीं किया जा सकता बाय द गवर्नर। वंस ये हो सकता है कि उनके एमएलए न्यूज़ चैनलों पर, बसेस में बैठ के, टीवी चैनलों में, होटलों में जितना मर्जी चिल्ला रहे हो कि हमने पार्टी छोड़ दी, हमने पार्टी छोड़ दी, छोड़ दी, छोड़ दी, और ये 100 एमएलए वाली पार्टी अब हो गई है 20 एमएलए वाली पार्टी, हम 80 एमएलए को छोड़ चुके, जितना मर्जी चिल्लाओ, वो मंत्री और मुख्यमंत्री बर्खास्त नहीं होगा तब तक, जब तक कि ये चीज़ हाउस के फ्लोर पे प्रूव ना हो जाए। न्यूज़ चैनल में, मीडिया में, अखबारों में, होटलों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जितना भी बोलते रहें, लेकिन मेजॉरिटी में कोई है कि नहीं, किसी सरकार को कॉन्फिडेंस है कि नहीं, इसको तय करने का एक ही ग्राउंड है, विधानसभा का पटल, वहीं पे होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस। फ्लोर ऑफ द हाउस में अगर ये प्रूव हो गया कि 100 एमएलए वाली पार्टी अब 20 की हो गई, फिर तो ऑब्वियस ही बात है कि वो सरकार बर्खास्त। समझ आई बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर हुई बात? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये भी एसआर बोमाई के इसने एक और प्रोविजन दे दिया टू रीस्ट्रेन द ऑटोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। अगला है न्यू पॉलिटिकल पार्टी एट द सेंटर, स्टेट मिनिस्ट्रीज विल रिमेन इंटैक्ट। क्या होता था 1977 में, क्या हो गया, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया कि जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जीत गई, तो उन्होंने ये माना कि क्योंकि केंद्र में हम जीते हैं तो नेचुरली हर एक स्टेट से ही हमारे मेंबर पार्लियामेंट चुन करके लोकसभा में आए हैं। लेकिन उनका फिर एक दिमाग इस तरफ चला कि फिर उन्हीं राज्यों में हमसे विपरीत पार्टियों की सरकार है, यानी कि कांग्रेस की सरकारें भी हैं, उनकी उन स्टेट्स में गवर्नमेंट है,
तो अगर आज के दिन ही चुनाव कर लिए जाते तो वहाँ से अगर हमारे मेंबर पार्लियामेंट चुन करके आए हैं लोकसभा के मेंबर, तो वहाँ के लोग मतलब वहाँ के एमएलएस के फेवर में नहीं है जो कि कांग्रेस के हैं। अगर आज ही वहाँ की विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएँ तो वहाँ के लोग हमारे एमएलएस को ही वोट में डालेंगे, मतलब पावर में वोट इन करेंगे और कांग्रेस के एमएलएस को निकाल देंगे, क्योंकि सेंटीमेंट यही है कि लोगों का फेथ नहीं रहेगा कांग्रेस में। इस बेस पे क्या किया 1977 में कि केंद्र में तो जनता पार्टी जीती, उन्होंने नौ कांग्रेस शासित राज्यों में से कांग्रेस की सरकारों को बर्खास्त कर दिया, ये कह करके कि लोगों का आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रह गया, और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और यही काम फिर इंदिरा गांधी ने 1980 में वापस आने के बाद किया कि जब वो केंद्र में जीत गई तो उन्होंने यही तर्क दिया कि अब 9 ऐसे राज्य जिसमें गैर कांग्रेसी सरकारें हैं वो भी जाएंगी, फिर उन्होंने भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इस चीज़ को ये कहा गया है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। अगर सेंटर में किसी नई पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आ जाती है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि राज्य में जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है आप उसे गद्दी से उतारें। स्टेट मिनिस्ट्रीज इंटैक्ट रहेंगी क्योंकि उनके पास वहाँ के हाउस का कॉन्फिडेंस है, वो वहाँ पर मेजॉरिटी है। तो सेंटर में पहले 2014 तक मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार थी, और मान लीजिए कि पंजाब स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी, मान लीजिए, और सेंटर में मान लीजिए 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई, तो न्यू पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में पावर पे आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पंजाब राज्य से भी कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त कर दे, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दे, नहीं। सेंटर स्टेट में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार इंटैक्ट रहेगी क्योंकि उनका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कॉन्फिडेंस है, हाउस में उनकी होल्ड है, वो मेजोरिटी में है। अनलेस अनटिल कि हाउस के फ्लोर पे यह प्रूव ना हो जाए कि अमरिंदर सिंह के पास अब मेजोरिटी नहीं रह गई। समझ आई बात? तो ये नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 356 इज एक्सेप्शन। कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 356 एक एक्सेप्शन है, इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस में यूज़ करें, कोशिश करें कि ये लास्ट रिजॉर्ट की तरह इस्तेमाल हो, इसे पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ ना करें। ओनली टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए। यही टॉपिक था हमारा जिसका नाम था स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है केसेस ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज़। ऐसी बातें जिसे प्रमाणित हो कि यूज़ इम्प्रॉपर हुआ या प्रॉपर। प्रॉपर यूज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले प्रॉपर यूज़ ले लेते हैं। सबसे पहले अगर एसआर बोमाई केस के तहत ये आइडेंटिफाई किया गया कि भाई कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो प्रॉपर माना जाएगा या इम्प्रॉपर माना जाएगा, तो कुछ ग्राउंड्स उन्होंने डिलीनिएट करके आपको बताए हैं। पहला प्रॉपर केसेस की डिलीनिएशन देख लेते हैं। इसमें अगर हंग असेंबली की परिस्थिति बन गई, मतलब अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए, विधानसभा के चुनाव हुए और किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो हंग असेंबली की परिस्थिति बन गई ना, हाउस लटक गया ना, होंग हो गई ना असेंबली, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। समझ आई? जब ये प्रूवन हुआ कि किसी पार्टी को या किसी कोलिशन को मेजॉरिटी नहीं मिल रही, हंग असेंबली बन सकती है, और हंग असेंबली बन गई तो राष्ट्रपति शासन फिर लग सकता है। ओके। सेकंड है पार्टी हैविंग मेजॉरिटी डिक्लाइंस टू फॉर्म द मिनिस्ट्रीज। मान लीजिए कि विधानसभा के चुनाव हुए और किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिली है, लेकिन वो डिक्लाइन कर रही है, वो मना कर रहे हैं कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। मेजॉरिटी मिली है बट वो सरकार बनाने के लिए मना कर रहे हैं, और ऐसे में गवर्नर के पास कोई और ऐसा कोलिशन भी अवेलेबल नहीं है उस हाउस में, कोई ऐसा गठबंधन भी अवेलेबल नहीं है जिनके पास मेजॉरिटी हो, तो ऐसी परिस्थिति में फिर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ओके। अनदर एस्पेक्ट, व्हेन अ मिनिस्ट्री रिज़ाइंस। मान लीजिए कि किसी मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन कर दिया, मिनिस्ट्री है, सरकार ने रिज़ाइन कर दिया कि भाई हम सरकार सत्ता छोड़ रहे हैं, रिज़ाइन कर दिया, और गवर्नर के पास ऑप्शन नहीं है ऐसा कि किसी भी और पार्टी या कोलिशन के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। पहली में जब हंग असेंबली हुई, दूसरी में मेजॉरिटी मिल गई एक पार्टी को, ऐसा नहीं है कि हंग असेंबली है बट वो सरकार बनाने से डिक्लाइन कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, उनमें मिनिस्ट्रीज डिसाइड नहीं हो रही, चीफ मिनिस्टर सिस्टम डिसाइड नहीं हो रहा, पार्टी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं हो रहा, या उनके जो सपोर्टिंग पार्टी से वो हाथ खींच रहे हैं कि हमें इतने मंत्रालय दो, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि सरकार ही नहीं बनाते, हम जा रहे हैं, और प्रेसिडेंट के पास कोई और ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं, कोई ऐसा कोलिशन भी नहीं है अवेलेबल है अब जिनको मिली हो मेजॉरिटी, तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं बचता, राष्ट्रपति शासन लगेगा। तीसरा में सरकार बनी हुई थी, रिज़ाइन मार गई मिनिस्ट्री, और उसके बाद फिर कोई पार्टी या कोई कोलिशन ऐसा नहीं अवेलेबल जिनके पास मेजॉरिटी प्रूव हो जाए, तो फिर तो लगाना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे। आई बात समझ में? कंडीशन समझ में आई नहीं आप? तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन। जब सेंटर की तरफ से स्टेट को डायरेक्शंस दी जाती हैं, क्योंकि देश चलाना है तो सेंटर की डायरेक्शन स्टेट को ज़रूरी है। मैंने आपको पढ़ाया था क्या क्या डायरेक्शन होती हैं, कि आप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के नेटवर्क को मेंटेन करें, बिल्डअप करें, रेलवे की प्रोटेक्शन करें, रेलवे